की वीडियो में बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती में। देखिए, जब से मामला आ रहा है 69,000 शिक्षक भर्ती में 3 महीने के अंदर चयन सूची रद्द करके एक नया चयन सूची जारी करने का, उसको देखते हुए वहीं विपक्ष में जो अभ्यर्थी हैं, जो पहले से ही चयनित हैं, उन्हें बाहर निकलने का जो डर है, उसको देखते हुए अभ्यर्थी कोर्ट में है। तो कोर्ट में क्या क्या प्रोसेस चल रहा है और कोर्ट में क्या क्या प्रोसेस आगे होना चाहिए, और इस 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या क्या पूरी चीज़ें हैं, क्या पेच है, क्या समस्या है और क्या इसका निदान है, सब कुछ पूरा स्पष्ट जो है इस इंटरव्यू में आप देखेंगे, जो कि सोशल मीडिया से मैंने लिया है, जो कि मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ। इस पूरे वीडियो पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए सुनते हैं पूरे फुल इंटरव्यू में 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या क्या कहा गया। जो यूआर अनरिजर्व की 34,589 सीट थी, उनमें से जनरल के 20,000 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। अब 20,000 कैंडिडेट जनरल के सेलेक्ट हुए हैं, उनमें से 19,000 का आरक्षण विसंगति वाला घोटाला, यानी कि 69,000 में से 20,000 ही सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी इसमें चुने गए हैं। हम मानसिक दबाव में रहे, बहुत सारी प्रोसेसों से ये भर्ती गुजर के आई। यूपी की ऐसी कोई सी भी भर्ती नहीं है जो सिंगल बेंच, डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट वाला ये जो प्रोसेस फॉलो नहीं करे। हर भर्ती इन तीनों स्टेप से होकर गुजरती है। हमारी भर्ती भी ये 69,000 इससे पूर्व एक इस प्रक्रिया से गुजर चुकी है। अब ये दोबारा से फिर वही सिंगल बेंच, डबल बेंच होकर के सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे दरवाजे। ये बताइए, जो 19,000 लोग हैं, अगर उनमें से नौकरी जाती है, मैं एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूँ, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी जो उम्र से बाहर हो जाएंगे? ऐसे बहुत लोग हैं जो उम्र के बिल्कुल ओवर एज हैं, वो दोबारा से परीक्षा के लिए हो नहीं सकते। 69,000 नौकरियां, 69,000 परिवार जिनके घर इस नौकरी से चल रहा है। लेकिन अब एक खतरा है। खतरा ये कि उनमें से बहुत सारे लोगों की नौकरी जा सकती है। वो भी कोई प्राइवेट नौकरी नहीं, किसी कंपनी ने ले ऑफ नहीं किया है, बल्कि ये वो सरकारी नौकरी है जिसके लिए बच्चे लगातार मेहनत करते हैं और बड़ी मेहनत के बाद ये नौकरी मिलती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ऐसी नौकरी है जो कोर्ट के जंजाल में फंस गई है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लगातार ये चर्चा चल रही है कि आखिर इस नौकरी का होगा क्या, किसे नौकरी मिलेगी। दो पक्ष हैं। एक पक्ष कह रहा है कि हमारे साथ आरक्षण का घोटाला हुआ है, और दूसरा पक्ष है जो ये कह रहा है कि आपने दो बार आरक्षण लिया है, तो आप तीसरी बार आरक्षण कैसे लेंगे। मुद्दा आरक्षण का भी है, मुद्दा 6800 लोगों का भी है जिनका यह दावा है कि इस नौकरी में उनका भी हक है, और उनके खिलाफ ऐसे लोगों का दावा भी है कि भाई इस 6800 में हम कहां हैं। आपको अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो हम आपको बता रहे हैं, ये 69,000 शिक्षक भर्ती मामला है जो 2018 से और आज जब हम बात कर रहे हैं 2025 तक ये चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आज हम बात करेंगे इसी 69,000 शिक्षक भर्ती पे। हमारे साथ बात करने के लिए दो शख्सियत आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मानवेंद्र सिंह, जो कि इस जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई है उसमें एक याचिकाकर्ता है, और उनके वकील प्रशांत शुक्ला। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत, मैं आपको मानवेंद्र आपके पास आऊं। प्रशांत, मैं आपसे पहले सवाल लूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों को क्या कहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब हमने अपनी बात रखी चयनित शिक्षकों की तरफ से, हमने बताया कि ये बच्चे लगभग 4 साल से काम कर रहे हैं, और हाई कोर्ट ने बोला है कि आप लिस्ट को रीड्रॉ करिए। तो इससे हमें डर है कहीं ऐसा ना हो हम लोग बाहर चले जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात हमारी समझी, और हमने कोर्ट को लॉ पॉइंट पे ये इस बात को लेकर कन्विंस किया कि एक बार अगर ये आरक्षण का लाभ ले चुके हैं तो बाद में ये ओपन कैटेगरी की सीट्स पे माइग्रेट नहीं कर सकते। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने समझा और स्टे किया, और ये बोला कि अगर कोई लिस्ट ऐसी निकलेगी भी तो उसे आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। ये कहते हुए लास्ट डेट पे सुप्रीम कोर्ट ने अगली डेट 23 तारीख इसमें लगा दी है। बिल्कुल, जो दर्शक नहीं जानते उनको बता दें कि हाई कोर्ट की डबल बेंच ने इसमें एक फैसला दिया। उन्होंने ये कहा है कि आरक्षण को लेकर एक नई लिस्ट बनाई जाए और सरकार नए तरीके से एक नौकरी दे। कितने दिन की नौकरी बची है अगर हाई कोर्ट के हिसाब से मान ली जाए तो? हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया उसके अकॉर्डिंग हाई कोर्ट ने बोला है कि 31 मार्च 2025 को जो भी अफेक्टेड हैं उनको कार्यान्वित कर दिया जाए और एक नए सिरे से रिविजिट करते हुए लिस्ट बनाई जाए। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे मानन जी कि अगर नई नियुक्तियां आती हैं, नई लिस्ट बनती है, जिस ओबीसी आरक्षण की बात हो रही है, तो कितने लोगों की नौकरियां जा सकती है? जो उन लोगों ने दावा किया है, उन्होंने बोला है कि लगभग 19,000 सीट पे रिजर्वेशन का ये विसंगति हुई है, घोटाला हुआ है। अब मैं ये एक क्वेश्चन रखना चाहता हूँ, ये बात बताना चाहता हूँ कि जो यूआर अनरिजर्व की 34,589 सीट थी, उनमें से जनरल के
20,000 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। अब 20,000 कैंडिडेट जनरल के सेलेक्ट हुए हैं, उनमें से 19,000 का आरक्षण विसंगति वाला घोटाला है, यानी तो कि फिर जनरल के लिए क्या बचेगा? 69,000 में से 20,000 ही सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी इसमें चुने गए हैं, बस। जिनमें आप भी हैं। और ओबीसी वर्ग के छात्रों की मांग ये है कि उनका दावा यह है कि 19,000 पदों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है, यानी कि सिर्फ 1,000 लोग बचेंगे इस पूरे 69,000 भर्ती में, अगर मैं आपके दावे को मानूं। जी, तो मैं प्रशांत के पास उससे पहले कि आपको कितना समय हो गया नौकरी करते हुए? नौकरी करते हुए हमें 4 साल होने को हैं। तो आप यानी पहली कि 4 वर्षों से हम नौकरी कर रहे हैं। उससे पहले यानी कि ये प्रोसेस तो 2018 से शुरू हुई थी। हम मानसिक दबाव में रहे, बहुत सारी प्रोसेसों से ये भर्ती गुजर के आई। यूपी की ऐसी कोई सी भी भर्ती नहीं है जो सिंगल बेंच, डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट वाला ये जो प्रोसेस फॉलो नहीं करे। हर भर्ती इन तीनों स्टेप से होके गुजरती है। हमारी भर्ती भी ये 69,000 इससे पूर्व एक इस प्रक्रिया से गुजर चुकी है। अब ये दोबारा से फिर वही सिंगल बेंच, डबल बेंच होकर के सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे दरवाजे पे आ चुकी है। प्रधान जी, एक सवाल यह है कि जो आप लोगों का दावा है इसमें कि ओबीसी वर्ग के लोगों को डबल आरक्षण मिल रहा है, बिल्कुल। क्या है डबल आरक्षण? देखिए, सबसे पहले तो जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको टीईटी, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में वहां पर इनको एक रिलैक्सेशन मिलता है, वहां पर आरक्षण मिलता है। और 55% और 60% वहां पे क्राइटेरिया है जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे। यानी कि मैं ये सीधा थोड़ा लेमैन भाषा में पूछ रहा हूँ, यानी कि जो ये 69,000 की वैकेंसी आई उसमें अप्लाई करने के लिए टीईटी पास करना जरूरी था? बिल्कुल, क्वालिफाई करना जरूरी था, बिल्कुल। उसके बाद जो ये एटीआरई एग्जामिनेशन है जिसका कि एक सब्सटेंटिव रोल है, 60% मार्क्स जो हैं एटीआरई के वो काउंट होने हैं आपकी मेरिट बनने में। एटीआरई जिसे सुपर टेट कहा जाता है। यस, जी। असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2019 में जो कंडक्ट हुआ है, तो आप उसमें भी रिजर्वेशन ले रहे हैं। उसमें तो उसमें 60% किस तरीके से रिजर्वेशन दिया गया? बिल्कुल, उसमें ऐसा है कि अगर कोई भी बच्चा रिजर्व कैटेगरी का है, वो 60% मार्क्स पाता है तो वो उसको उसका रिजर्वेशन का लाभ दिया गया है। और कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है तो उसे 65% नंबर वहां पे लाने होंगे, तभी वो आगे अपेंडिक्स 1 के हिसाब से वो मेरिट लिस्ट में आ पाएगा। तो कहीं ना कहीं उनको रिलैक्सेशन मिला ना। अगर उनको वो 60% का रिलैक्सेशन ना मिलता तो कभी भी वर्ग के लोग की मांग ये है, जो मैं समझ पा रहा हूं, कि इसके बाद जो एक मेरिट लिस्ट बनी है उसमें भी आरक्षण लागू किया जाए, और उसमें आरक्षण लागू नहीं है। बिल्कुल, उनका यही कहना है कि जो रिजर्वेशन एक्ट 1994 है उसके हिसाब से ये अपेंडिक्स के हिसाब से जब मेरिट लिस्ट बनेगी वहां पे आप रिजर्वेशन लेके आइए। जबकि सुप्रीम कोर्ट का इस पे डायरेक्ट जजमेंट है 3 जज बेंच का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अगर आप किसी भी स्टेज पर कोई भी रिजर्वेशन का लाभ ले चुके हैं तो अब आप उसी कैटेगरी की सीट्स को ही ऑक्युपाई कर सकते हैं, आप ओपन में नहीं जा सकते। तो सरकार ने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है। सरकार ने जो लिस्ट जारी की है 1 जून 2020 को, जिसकी पूरी लड़ाई चल रही है, सरकार ने बिल्कुल सही लिस्ट जारी की है। आपको क्या लगता है मानवन जी कि जिस तरीके का ये एक तरीके से समझिए कि बहुत लंबे समय से प्रदर्शन हो रहा है, आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप लोगों की बहुत तकलीफ है, लेकिन मेरा एक सवाल ये है आपसे कि आप लोग नौकरी कर रहे हैं, आप लोगों के पास सैलरी है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो मेरा हक था वो आप लोगों ने खा लिया, आप जो जिन लोगों को नहीं होना चाहिए था, इस पे आप लोगों का क्या कहना है? जो गवर्नमेंट ने जो सारी भर्ती की प्रोसेस हुई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ही हुई थी। पहला इसका जो चरण आया था 31,000 वैकेंसीज वाला, तो उसमें भी सारे जो इंस्ट्रक्शन थे माननीय सुप्रीम कोर्ट के ही थे। उसके बाद फिर एक 37,000 वाला पार्ट आया, उसमें से कुछ सीटें बच गई थी तो 6696 वाली एक और सूची आई। उन तीनों सूचियों को मिलाकर के 69,000 कंप्लीट हुई। अब ये बताइए कि हम लोगों ने भी टेट का एग्जाम पास किया है, हम लोगों ने सुपर टेट पास किया है। मैं खुद 117 मार्क्स ला करके सुपर टेट क्वालिफाई हूँ। अब ये बताइए कि एक रिजर्व कैटेगरी का 96 या 90 मार्क्स ला करके वो बोल रहा है कि आप जनरल में मेरे से हटो यहाँ से, तो ये किस तरह से ये न्याय उचित हो सकता है? तो मैं ये कह रहा हूं कि ये तो बड़ी लंबी चर्चा का विषय है कि आरक्षण किस तरीके से न्याय उचित है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अभी आप लोगों के सामने क्या चुनौतियां हैं? आपको क्या लग रहा है कि आप लोगों की नौकरियां बच पाएंगी? नौकरी बचाने के लिए ही तो हम सुप्रीम कोर्ट में आए। सरकार आपके लिए क्या सुनवाई कर रही? सरकार का भी स्टैंड बिल्कुल क्लियर नहीं है। अगर सरकार का स्टैंड क्लियर होता तो ना तो चयनित लोग यहाँ पे आते ना अचयनित आते। सरकार का स्टैंड क्लियर नहीं है। सरकार ने बोला है कि हम डबल बेंच के आदेश को फॉलो करेंगे। अगर डबल बेंच का आदेश फॉलो हुआ तो 31 मार्च 2025 को लगभग 10 से 12,000 टीचर्स का कार्य मुक्ति होना तय है। और जब कार्य मुक्त होगा ना तो सरकार की तरफ से उनको एक गिफ्ट मिलेगा, कटोरा, यानी कि जाओ आप लोग बस भीख मांगना।
यही होगा। आप लोग एक बात बताइए कि जो तो क्या कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे सर, वो उनमें से कुछ कैंडिडेट्स, क्या बहुत सारी संख्या में ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो प्रीवियस जॉब छोड़ के आए थे। किसी ने कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल का छोड़ा है, किसी ने लेखपाल का छोड़ा है, वो कहाँ जाएंगे? कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो, मान लो कि मेरी पोस्टिंग है आगरा में और मैं मूल्यवासी हूँ बलिया का या कहीं का, तो मैं आगरा में आकर के वहां पे सेटल हूँ, मैंने वहां पे घर लिया, होम लोन लिया, सारी चीजें। अब वैकेंसी से निकलने के बाद क्या है, बैंकों ने लोन देना भी बंद कर दिया है सर। नोटिस भी आपने नोटिस किया होगा। बिल्कुल, एक सर्कुलर आया था, आप देख सकते हैं, यूपी तक भी वो खबर है किस तरीके से जो टीचर्स हैं उनके लोन की रिकवरी की बात कही। हालांकि वो सर्कुलर बाद में बैंक ने वापस ले लिया। लेकिन एक सवाल मैं आपसे और लूंगा प्रशांत जी इस पे कि मानवेंद्र ने कहा कि एक तरीके से अन्याय हो रहा है, क्या इसमें यूपी सरकार ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई स्टैंड लिया है या अभी उसको अभी बताना है कि वो क्या करेगी, और हाई कोर्ट में सरकार का क्या स्टैंड रहा है? देखिए, हाई कोर्ट में सरकार का स्टैंड बड़ा क्लियर था। हाई कोर्ट में सरकार ने एक एफिडेविट फाइल किया और ये बताया कि साहब ऐसा है, 67,000 पदों में से जो भरी गई हैं सीट्स, उनमें केवल 19,000 बच्चे ही जनरल के आए हैं। बाकी सारी की सारी सीट्स जो दी गई हैं वो रिजर्व कैटेगरी के बच्चों को दी गई हैं। तो सरकार अपना स्टैंड कैसे बदलेगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहां दिक्कत यह है, सरकार पूरी तरह फंस चुकी है। पॉलिटिकल जो भी रीजंस हो सरकार के, वो सरकार जाने। सरकार ने, मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत ये 6800 की लिस्ट जो निकाली, सारी प्रॉब्लम्स वहीं से शुरू हुई थी। ठीक है, अगर वो लिस्ट ना निकलती तो कभी ये दिक्कत आती ही ना। उन्होंने रिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए, आप समझिए, केवल और केवल रिजर्व कैटेगरी के बच्चे। एक बार क्लियर कर दिया कि 6800 अलग से कब आई थी? क्या ये 5 जनवरी 2022 को आई? हाँ जी, आप बता उस टाइम पे यूपी में इलेक्शन था 2022 वाला जी। तो उस टाइम पे पॉलिटिकल प्रेशर या पॉलिटिकल सियासत का, तो क्या ये 69,000 एक साथ नहीं भरी गई, ये अलग अलग भरा गया? नहीं, भरी गई थी एक साथ ही। ये अक्टूबर नवंबर 2020 में सारे पद भरे गए थे। ठीक है, वहां पे दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एनसीबीसी की रिपोर्ट आई और आरक्षित वर्ग लोग दबाव डालने लगे कि साहब ऐसा है, इसमें हमारा ड्यू रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो सरकार ने एक गेम खेला और 6800 की एक ऐसी सूची डाल दी जिससे उनको पता था, मुझे लगता है बच्चे तो आपस में लड़ेंगे हाईकोर्ट में, कोई दिक्कत नहीं, हमने तो अपना काम कर दिया। नहीं, मतलब क्या सरकार ने 6900 के इतर 6800? यस, यही हुआ है। 69,000 के इतर, इन एडिशन टू 69,000 एक्स्ट्रा 6800 की लिस्ट आई थी 5 जनवरी 2022 को, जिसको हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में चैलेंज किया गया। उसके बाद 27 जनवरी को वो निरस्त कर दी गई कि आप जो 69,000 रिक्रूटमेंट हैं उनसे एक भी एक्स्ट्रा पोस्ट अपॉइंट नहीं कर सकते हो। उसके बाद फिर मैटर डबल बेंच में गया और डबल बेंच ने 16 अगस्त को यह आदेश दे दिया कि आप अपने कार मुक्ति की तैयारी कीजिए। एक सवाल आपसे मैं ये भी पूछता हूँ, चूंकि बात बड़ी लंबी हो रही है। आपने बताया, जैसा प्रशांत ने बताया कि टेट, सुपर टेट, उसके बाद ये एक नौकरी पाने के लिए मानव जी आपको अगर मैं कहूँ कि बैचलर से लेके यहाँ तक कितनी परीक्षाएं देनी पड़ी? परीक्षाएं बैचलर से लेकर के परीक्षाएं देते ही चले आ रहे हैं सर। फिर भी ये काउंट कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने बैचलर्स किया, बैचलर से पहले भी जैसे हाई स्कूल का मेन एग्जाम किया, 12th का किया, उसके बाद आप बैचलर्स के, फिर उसके बाद बीएड के लिए, उसके बाद टेट के लिए, टेट को करने के बाद फिर हम सुपर टेट में अपियर हुए, सुपर टेट को करने के बाद फिर जब कट ऑफ में आ गए, चयनित तो हो गए, उसके बाद भी अब ये एग्जाम चल रहे हैं, सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट, फिर दोबारा से वही प्रोसेस, ये चलता रहता है। अभी एक और विवाद है सर, उत्तर कुंजी वाला विवाद। एक नंबर वाला एक आदेश आया था, 1 नंबर का रिलैक्सेशन वाला, यानी कि 1 नंबर मिला था। ऐसे भी लोगों से प्रत्यावेदन लिए गए थे, लगभग 300 लोग थे। उनको सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, सुप्रीम कोर्ट में सरकार की अपील खारिज कर दी गई। अभी उनका भी अपॉइंटमेंट ही हुआ है, सरकार बोल देती है कि अभी आरक्षण वाला मैटर चला हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे विवाद हैं। एक चीज, एक और बात है, चूंकि आपने क्या बीएड किया है? बीएड, तो इसमें 2 लोगों की वैकेंसी है, बीएड प्लस बीटीसी। तो क्या है बीएड वालों की तकलीफ, क्या, क्योंकि उनकी अलग तकलीफें चल रही हैं? बीएड वालों की तो सर बहुत तकलीफ है। अगर ये चीजें यूपी की क्या, हर जगह की कोई सी भी वैकेंसी हो, कोई भी लीक पॉइंट हो, वो जाकर के कोर्ट में पहुंच जाता है। अब एक आदेश आया था 11 अगस्त 2023 को कि पूरे भारत में कहीं पर भी बीएड प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है, यानी कि बीएड को अवैध घोषित कर दिया गया प्राइमरी की नियुक्तियों के लिए। अगर नए सिरे से लिस्ट बनती है तो नया अपॉइंटमेंट होगा।
अब जब अगस्त 2023 के बाद बीएड को ओपन यानी नई लिस्ट बनती तो आप अपने आप नहीं होगी, ये भी नहीं, चीज चैलेंज ये हो सकती क्या है। ये हाई कोर्ट ने कहा है कि जो बीएड के तहत इसमें नौकरी लेकर आए हैं उन लोगों को निकाल दिया जाएगा क्योंकि बीएड एलिजिबल नहीं है? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं बोला कहा नहीं है। गया है, हाँ, लेकिन एक ये सेकंड मैं इसको चैलेंज क्लियर हाँ। कर देता हूं। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है अगस्त 2023 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है पूरे देश में 1 से 5 तक के लिए बीएड वाले बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे। आज इन बच्चों के साथ जो संकट है सामने वो ये है, अगर ये कहीं भी बाहर हो गए तब तो ये कभी नौकरी ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बीएड वाले 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं और 6 to 8 के लिए वैकेंसीज आती ही नहीं यूपी में है। आती अगर नहीं आप यूपी की बात करें, आर्ट्स में कम से कम 2 से 3 बार आज तक टीईटी कंडक्ट हुआ, पिछले 14 साल में एक भी भर्ती नहीं आई। अगर आप बात करें गणित और विज्ञान की तो 2013 में शायद एक वैकेंसी आई थी, उसके बाद से एक भी वैकेंसी नहीं आई। तो आप बीएड की क्वालिफिकेशन अटेन करने के बाद एक बच्चा दर दर भटक रहा है, आप सोचिए 12 साल 14 साल से एक भी रिक्रूटमेंट नहीं है 6 से 8 के लिए, ये बच्चे बीएड करके जाएंगे कहां? और बीएड वाले बच्चे, आपको मैं उसमें एक और बात ऐड करूंगा जो इन्होंने बताया कि उनको तो 6 महीने का ब्रिज कोर्स एक्स्ट्रा करना पड़ता है बीएड वाले बच्चों को। बीटीसी वालों को नहीं करना पड़ता। यस, बीटीसी वालों को नहीं करना वाली पड़ता। तलवार भी 69,000 बीएड पे लटकी हुई है, अभी तक नहीं हुआ है। बिल्कुल, 69,000। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीएड वाले तो बच्चों बहुत के साथ सारी तो बहुत ऐसी बड़ा अन्याय परीक्षाएं इसमें होने देते वाला आ रहे है। हैं सर। वो- कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 32। तो अब क्या आप सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल हैं? सरकारी नौकरी के लिए अभी तो हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट ही नहीं आना। रिक्रूटमेंट आता ही नहीं है ना। अब 2018 नहीं, से आप ये हुआ ही बताइए नहीं जो है कोई 19,000 लोग हैं, अगर उनमें से नौकरी जाती है, मैं एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूँ, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी जो उम्र से बाहर हो जाएंगे? ऐसे बहुत हैं, बहुत लोग हैं जो उम्र के बिल्कुल ओवर एज हैं, वो दोबारा से परीक्षा के लिए हो ही नहीं सकते। तो क्या सरकार, अगर हाई कोर्ट में की जो एक तरीके से जो बात विपक्ष कह रहा है, अखिलेश यादव और तमाम लोग कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि आप लोगों की नौकरी जाए, किसी की नौकरी जाए, बिल्कुल सरकार ने रायता फैला है, सरकार समेटे, बिल्कुल क्या सरकार ये प्रशांत ये रायता समेट सकती है? नहीं, क्यों नहीं समेट सकती? मैं- सरकार मैं- के पास तो ऑप्शन है कि वो और वैकेंसी निकाल के बिल्कुल भर नहीं दे। कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। उसका मैं आपको कारण बता रहा हूं। इसी मैटर में शिवम पांडे का नाम का एक बच्चा जो है सुप्रीम कोर्ट गया, उसका भी ये कहना है जो बची सीटें हैं, चाहे 68,500 की 69,000 की, उनको आप हमको दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया, नहीं सॉरी, हम आपको नहीं दे सकते। उस पे हक तो ओपन कंपटीशन, वो तो सबके लिए है। जो बच्चे अभी भी बीटीसी बीएड कर रहे हैं उनका क्या होगा? तो हम उसमें से एक भी सीट नहीं दे सकते। और आज सरकार के साथ सबसे बड़ा संकट ये है कि वो क्या करे। वो तो लिस्ट 6800 की इन एडिशन टू 69,000 है। अब सरकार समायोजन भी नहीं कर सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इस पे। अगर समायोजन कर दिया तो कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का। बच्चे जो फ्रेश जो अभी कर रहे हैं बीटीसी बीएड, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कंटेम्प्ट फाइल करेंगे, पिटीशन फाइल करेंगे, साहब हमारी सीटों को इन्होंने कैसे दे दिया, समायोजन कैसे कर दिया। आज की डेट में बिना सुप्रीम कोर्ट की लीव ग्रांट किए सरकार कोई कदम उठा ही नहीं पाएगी। और शायद इसीलिए सरकार बहुत असमंजस में है और उसे समझ में नहीं आ रहा है हम आगे जाएं या पीछे जाएं, क्या करें। सरकार खुद चाहती है ये मैटर अब सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करे। एक और सवाल है, आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए, प्रशांत में पहले आपसे तो फिर आपसे लूंगा। सुप्रीम कोर्ट में एक केस की कितनी फीस ले लेते हैं? देखिए ये थोड़ा पर्सनल वो है, डिपेंड करता है कौन कौन से लॉयर हैं, हर एक लॉयर की अलग अलग फी है। मतलब मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में जो पहली हियरिंग हुई उसको कभी सरकार के महाधिवक्ता रहे मुकुल रोहतगी ने उसको देश के अटॉर्नी जनरल, तो आप अब ये समझिए कि उन्होंने रिप्रेजेंट किया। देखिए उसमें आप फीस के बारे में अगर जानना चाहते हैं, रोहतगी साहब को मैंने कई बार एंगेज किया है। वो 16 लाख रुपए से मुझे लगता है स्टार्ट करते हैं, 16 लाख रुपए के ऊपर, वो भी मिसलेनियस का। फाइनल डिस्पोजल मैटर है तो कहाँ तक जाएगा कोई नहीं जानता। कितना खर्च आ गया पहली हियरिंग में? पहली हियरिंग में दोनों पार्टियों का 1 करोड़ तो समझो सर। कहाँ से ला रहे हैं आप लोग के करोड़ों पे? देखिए यही होती है, अब सारी चीजें हो रही हैं, हम लोगों से कनेक्ट होते हैं, उनसे याची शुल्क के तौर पे रुपए एक तरह से भीख सी मांगनी पड़ती है सर कि आइए हमसे जुड़िए। ओबीसी छात्रों से मुलाकात होती है आपकी? जैसे आप लोग तो जाते हैं, जिनका चयन नहीं हुआ है, होती है। कैसी बातचीत है आपकी? नहीं, जिनका चयन हो गया है वो तो हमको सपोर्ट कर रहे हैं। ओबीसी के कैंडिडेट, एससी के कैंडिडेट, एसटी के कैंडिडेट, सब यही चाहते हैं कि हमारी जो 69,000 चयनित सूची है इसको डिस्टर्ब ना किया जाए। हम भी यही चाहते हैं कि कोई ऐसा समाधान निकले कि हमारे जो 68 से वाले हैं वो भी इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, उनका भी कुछ हो, गवर्नमेंट के ऊपर है। अब गवर्नमेंट क्या करती है पता नहीं। नहीं, आप बताइए, मुलाकात होती जब आते हैं? मुलाकात तो होती है सर। क्या बातचीत होती है? अब मुलाकात तो यही होती है क्योंकि आप अभी तो उनके सामने है ना कि आप नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको सर 1 करोड़। धमकियां भी आती हैं, धमकियां कैसी भी आती धमकी हैं। आती है? बहुत सारी धमकियां आती हैं फोन पे।
बहुत सारे संघर्ष और उनसे जूझना पड़ रहा है। और एक टीचर का जो सोशल स्टेटस होता है वो भी ख़त्म है। लोग मजाक उड़ाते हैं फ़ोन करके, हाँ भाई अब तो तुम निकलने वाले हो, कब तक निकलोगे, इस तरह से प्रक्रिया हो रही है। बैंक लोन देना बंद कर रही है और कितना सोशल स्टेटस गिरेगा सर। एक सवाल प्रशांत ये है कि कितने लोग हैं इसमें, जैसे कि हमने बात की 6800 वैकेंसी जो कर रहे हैं वो छात्र उसमें पटिशनर हैं, जिनकी मांग ओबीसी जो अचयनित हैं वो भी हैं, कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो कि सामान्य वर्ग के हैं, जनरल कास्ट के हैं, वो भी जिनका चयन नहीं हुआ। एक वैकेंसी में अभी कितने लोग दावेदारी कर रहे हैं? देखिए इसमें ऐसा है कि एक तो वो है जो सिलेक्टेड है, जो अपनी जगह जैसे कि मानवन जी ये है, ये अपनी जगह बचाने की कोशिश कर रहे हैं। साहब ऐसा है, हम अपॉइंटमेंट पा चुके हैं, 4 साल से काम कर रहे हैं, हमें ना टच किया जाए। तो एक वर्ग ये हो गया। एक वर्ग वो है जो 6800 की सूची में अपनी जगह पा चुका है, ठीक है, वो सारे के सारे रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं। उनका कहना है कि साहब एक बार अगर आपने लिस्ट निकाल दिया है तो आप पीछे नहीं हट सकते, अब आप हमको नौकरी दीजिए। एक तीसरा है जो जनरल कैटेगरी वाले लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब ओबीसी की जो लिस्ट है 6800 की, उसमें आपने एक भी जनरल को नहीं दिया, ये क्या बात हुई, उसमें हमको ही मिलना चाहिए। तो उसको एज अ फ्रेश भर्ती काउंट कर रहे हैं। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि साहब इसमें तो हमारा भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ये आपने कैसे कर दिया। तो देखा जाए तो कायदे से यहाँ पे 3 तरह के लोग हैं और बीएड वाले सबसे ज्यादा इसमें परेशान हैं, क्योंकि अगर वो कहीं बाहर निकल गए तो अब मुझे नहीं लगता वो कभी नौकरी पाएंगे। तो जो ओबीसी प्रदर्शन कर रहे हैं वो 6800 हैं या ओवरऑल ओबीसी प्रदर्शन कर रहे हैं? 6800 है और इसमें अब ओवरऑल इसलिए क्योंकि अगर लिस्ट रीड्रॉ होगी तो हो सकता है किसी नए ओबीसी का भी मिल सकता है, उनको भी जगह मिल सकती है। तो बहुत तरह के लोग हैं इसमें। कहा जाता है कि बीजेपी की जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमेशा आरोप लगता है ठाकुरवाद का। लोग कहते हैं कि उनके सरकार में एक खास जाति को लेकर बड़ी सुविधा होती है। ओबीसी छात्र जो हैं वो केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद सबका घर घेर आए हैं, पॉलिटिकली अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, विपक्ष भी उनके साथ नजर आता है। आपकी मुलाकात, आप लोग किसी से मिलने जा रहे हैं, कोई आपकी क्या योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की कोशिश की गई? ये जो आरोप माननीय मुख्यमंत्री सर पे लगाया जा रहा है साहब पे, बिल्कुल ही गलत है मेरी नज़र से। आप खुद सोचिए सर के ट्विटर पे जो ट्वीट हुए हैं, जैसे उप मुख्यमंत्री सर ने ट्वीट किया है ओबीसी के सपोर्ट में, क्या कभी माननीय मुख्यमंत्री सर ने कभी ट्वीट किया है ऐसे इस तरह से कि मैं हाँ जनरल का खुला मंच पे? तो किसी भी तरह से जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने मौर्य ने ट्वीट किया तो आप लोगों को कैसा लगा? अब क्या हमें क्या लगेगा, देखते हैं। जो भी उनके ट्वीट से ये थोड़ी है कि उन्होंने ट्वीट किया और हमारी वैकेंसी निकल जाएंगी। हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे पूरा भरोसा है, यकीन है। अब यहाँ से जो फैसला होगा वो नजीर साबित होगा। सरकार से कोई अपील? सुप्रीम कोर्ट छोड़ी, सुप्रीम कोर्ट तो आप लोग सरकार से मेरी एक ही अपील है, प्रदेश के सबसे नंबर 1 चैनल से, मीडिया चैनल से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनसे एक ऐसी चीज होनी चाहिए कि कोई भी भर्ती इस चीज़ों में फंसे ही नहीं। सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट वाली प्रोसेस से इन सारे अभ्यर्थियों को छुटकारा मिलना चाहिए। ये अभ्यर्थी, जिनमें कभी मैं भी अभ्यर्थी था, फॉर्म अप्लाई करते हैं, वहाँ एग्ज़ाम देने जाते हैं, ये सारी प्रोसेस से गुजरने के बाद फिर ये जो न्यायिक प्रक्रिया और इसमें पड़ जाती है, आप सोच भी नहीं सकते सर किस तरह से प्रेशर होना पड़ता है। यानी कि हमारी जो सूची जारी हुई थी उसके बाद हमारी काउंसलिंग हो रही थी, हम काउंसलिंग पे बिल्कुल पहुंच गए थे, काउंसलिंग करा ही रहे थे और हाई कोर्ट का फैसला आ गया कि काउंसलिंग रद्द कर दी जाए। इतना सर सोच भी नहीं सकते आप कितनी मेंटली प्रॉब्लम से गुजरे थे उस टाइम पे। उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रोसेस, फिर सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जस्टिस यू ललित सर ने डिसाइड किया था, तब 31,000 शिक्षकों वाला प्रथम चरण आया था। इस तरह से 3 चरणों में 69,000 हमारी कंप्लीट हुई। जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप तो एक तरीके से सफल छात्र हैं जो नौकरी कर रहे हैं? मैं उनके लिए भी यही कहना चाहूँगा कि सरकार खुद नहीं चाहती है, सरकार के ये लोग खुद नहीं चाहते हैं कि हम नई रिक्रूटमेंट या नई भर्ती लेकर के आए। वो खुद चाहते हैं कोई ना कोई ऐसा लीक पॉइंट छोड़ देते हैं जिससे वो वैकेंसी कानूनी पचड़े में फंसेगी। 2018 के बाद यूपी में कोई भी बेसिक की भर्ती नहीं आई है। 6 साल हो गए और आगे भी आने की संभावना नहीं है, क्योंकि अभी 69,000 विवाद चल रहा है, फिर 78,000 वाला, जो 68,500 वाला जी, उसमें भी 27,000 सीटों की वैकेंसी वाला, वो भी चैलेंज होगा। इस तरह से यही कानूनी प्रक्रिया, हर चीज, ये जो सरकारी वो हैं, ये एक भी चीज बिना डिस्पाइट के कर ही नहीं सकते, विवाद रहित होती ही नहीं है। समायोजन की प्रक्रिया है वो
वो भी न्यायिक प्रक्रिया उसमें लफड़े में पड़ी हुई है। प्रमोशन इनके वो भी इसी तरह से गुजरते हैं। तो फिलहाल आप ये जो सारी समस्याएं, सारी चीज समझ रहे थे, ये उन अभ्यर्थियों का दुख है या कहिए उन शिक्षकों का दुख है जो अभी उत्तर प्रदेश की प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जिनको ये डर लग रहा है कि उनकी नौकरी खतरे में है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के उस फैसले पर स्टे लिया है जो ये कहता है कि एक नई लिस्ट बनाई जाए और जिसके जरिए आरक्षण लागू करके फिर से नौकरियां दी जाएं। इसी तरीके से हम आपको उन बच्चों की भी बात बता रहे हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि उसमें आरक्षण जारी करके एक नई लिस्ट जारी की जाए। लगातार यूपी तक आपको इस पूरे विषय में व्यापक कवरेज दे रहा है, तो आप यूपी तक देखिए। फिलहाल मानवेंद्र और प्रशांत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमारे साथ बातचीत की। थैंक यू सर।